नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष सागर रत्न विज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की हैं। हमने ज्योतिष के बारे में जाना है, रत्नों के बारे में जाना है। हमारे साथ मौजूद हैं जेमोलॉजिस्ट, इसके साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर रजत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी जानकारी उनसे अभी हमें और लेनी है। बहुत स्वागत है रजत जी आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं आज? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी रजत जी, हम डिस्कशन पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहती हूँ। हमारे व्यूअर्स बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं। 15 साल से आप ज्योतिष में काम कर रहे हैं और जेम्स की आपको बहुत परख है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने कितने लोगों को हेल्प किया है ज्योतिष के सहारे से, जेम्स के सहारे से, वास्तु के सहारे से? देखिए, कभी हेल्प का पैरामीटर किसी नंबर पे नहीं होता जी। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो करीबन 30 देशों के अंदर जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल। हर रोज़ कहीं ना कहीं मेरे पास इतने लोग होते हैं जिनसे मैं किसी ना किसी तरीके से बात कर रहा होता हूँ। लेकिन 29-30 कंट्रीज़ जिसकी मैं बात करूँ उसके अंदर से अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया। भारत की अगर आसपास की बात करूँ तो चाइना हो गया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान हो गया, या अब बांग्लादेश हो गए। अगर मैं एपैक रीजन की बात करूं तो वहाँ पे सिंगापुर हो गया। तो इस तरह करते काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो मेरे बातचीत ऑलमोस्ट रोज़ होती रहती है। इन लोगों के साथ मेरा कनेक्ट है और कहीं ना कहीं हर किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करने को मैं रेडी रहता हूँ। जी, हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली ही मैं बोलूँगी, हिंदी का शब्द है भाग्यशाली ही मैं बोलना चाहूँगी। हम बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपके द्वारा हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे विषयों के बारे में वो जान पाएंगे और अपनी समस्याओं के समाधान आपसे प्राप्त कर पाएंगे। रजत जी, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के बारे में, कुंडली के 12 घरों के बारे में। तो क्या कहते हैं ये 12 घर? जी, अगर हम 12 घरों की बात करी जाए तो हर घर कुछ कहता है, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं 12 घर, 12 ज़ोडिएक बोले, 12 राशियाँ बोलें, तो हर एक राशि का एक अलग महत्व होता है, हर एक घर का अलग महत्व होता है। हर एक घर किसी ना किसी पैरामीटर, लाइफ के पैरामीटर को टच कर रहा होता है। चालू करते हैं, चलिए अपन सबसे पहले घर से, ठीक है। पहला घर जिसे अपन बोलते हैं लग्नेश, ठीक है। पहले घर के अंदर सबसे जो आपकी इमेज होती है, ठीक है, या आपका जो प्रेजेंस होता है, आपकी प्रोफाइल होती है, वो वहाँ से आती है। आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपका सर, मस्तिष्क, ये सारी चीज़ें आपके पहले घर से आती है। किसी को भी अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले लग्नेश को उसी तरह देखा जाता है और लग्नेश के बेस पे ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सा प्लैनेट सपोर्ट करता है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। लग्न जैसे आपका ठीक होते रहता है, उसके बाद अपन बात करते हैं कुटुंब के घर की, जो अपन बोलते हैं दूसरा घर, ठीक है। दूसरा जो घर होता है जिसको अपन एक तरह से हाउस ऑफ सेविंग्स भी बोलते हैं, हाउस ऑफ फैमिली बोलते हैं। फैमिली को कैसे क्लोज रखा जाए, फैमिली से कितना आपका कनेक्शन रहता है, वो उस घर से डेफिनेटली देखा जाता है। कुछ केसेस के अंदर जो दूसरा घर होता है उसके अंदर अपन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। तो फाइनेंशियल्स और कहीं ना कहीं जो सेविंग्स वाला जो गेन होता है वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। फिर जाके अपन बात करते हैं तीसरे घर की। जी। तीसरा जो घर होता है वो इंसान को कहीं ना कहीं करेज देता है, ठीक है, कोई भी काम करने की ऊर्जा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि किसी इंसान को कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर थोड़े से बहुत इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। उस घर को अपन एक हद तक डिसीजन का भी घर ले सकते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस पर्सपेक्ट को अगर देखा जाए तो तीसरा घर भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये 3 घर सबसे ज़्यादा आपके शुरुआत के इम्पोर्टेंट होते हैं। तो रजत, हैप्पीनेस, खुशी जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं, उसका घर कौन सा होता है? देखिए, मैं बिल्कुल उसी पे आने वाला था जी। आपने पहले ही कॉल आउट कर दिया, ठीक है। तो जो अगर हम जनरल हैप्पीनेस बोलें, ठीक है, हैप्पीनेस क्या चीज़ है? हम रोज़ की लाइफ के अंदर इन जनरल लोगों से बात करते हैं, खुद खुश रहते हैं, कैसा काम अच्छा चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, हम फिर भी खुश रहते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ मिलने के बाद भी, फाइनेंस भी ठीक चल रहा है, फैमिली भी ठीक है, घर में खुशहाली है, लेकिन खुश नहीं है। क्यों? या सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो जो सबसे खुशी वाला जो घर होता है उसे अपन चौथे घर के तरफ से देखते हैं। चौथा जो घर होता है उसको हम एसेट्स के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं चौथे घर के ऊपर जो दृष्टि गाड़ियों, व्हीकल्स की होती है वो भी उतनी ही अच्छी होती है। तो जो चौथा घर है, इन जनरल अपन बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती है। और एक इटर्नल हैप्पीनेस कहते हैं ना, अपने अंदर से खुश होना,
उस एनर्जी को भी अपन चौथे घर से देख सकते हैं। चौथा घर इन जनरल मेरे को पर्सनली ज़्यादा बेटर लगता है। अगर मान लीजिए एक इंसान खुश नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के पैरामीटर्स को टच नहीं कर पाता, ठीक है। अगर वो मान लीजिए कि खुश है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे फाइनेंसेस कैसे हैं, क्योंकि मैं खुश हूँ, कि वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करियर अगर ठीक तरह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ अगर नहीं हो रही बट वो खुश है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही बन जाता है, क्योंकि उसको दिमाग में इतना टेंशन नहीं है कि भैया मेरे को ज़्यादा दिक्कतें हैं। बट यस, खुशी का पैरामीटर आप कहीं भी किसी का लेंथ नहीं निकाल सकते, लेकिन जितना बेटर आपका चौथा घर होगा उतना ही बेटर आपकी इन जनरल हैप्पीनेस होगी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पांचवें घर की, ठीक है। अब पांचवा घर जो है उसको अपन हाउस ऑफ स्टडी भी बोलते हैं, हाउस ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको तीसरा घर बोला था डिसीजन जी, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, ठीक है, डिसीजन लेने का तरीका, वो सारा का सारा पंचम स्थल से देखा जाता है, क्योंकि वो दिमाग से रिलेटेड होता है, ठीक है। चिल्ड्रन वाला जो घर होता है उसको भी अपन पंचम स्तर से ही देखते हैं। बच्चों वाली जो दृष्टि होती है वो भी पंचम स्तर के ऊपर होती है। इसके अलावा जो पंचम कहते हैं घर होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट्स के कुछ अगर सेगमेंट की बात करें, काम करते करते साइड में हम जो आप काम कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी पंचम घर से देखा जाता है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट को और थोड़ा सा बढ़ाने की बात करें, ट्रांजैक्शंस की बात करें, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात करें, तब हम छठे घर की तरफ कहीं ना कहीं देखते हैं। छठे घर को हम दुश्मनों की तरफ से भी देखते हैं, कहीं ना कहीं पेट्स की दृष्टि से भी देखते हैं, और एज वेल एज हम उस घर को इस दृष्टि से भी देखते हैं कि हमको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही नहीं हो रही है। और इसी के अलावा कोई पैरों के अंदर अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करी जाए तो पैरों के ऊपर क्या दिक्कतें आनी है, वो छठे सातवें आठवें घर, इन तीनों का कहीं ना कहीं मेल जोल होता है। तो ये सारे के सारे जो अगले तीन आपको मैंने घर बताए हैं, इन जगह पर आपको हेल्थ, चिल्ड्रन एज वेल एज हैप्पीनेस का पूरा कोर दिखेगा जी। तो रजत, जब हमने बात की हेल्थ, चिल्ड्रंस, तो सातवां घर जो कहा जाता है स्पाउस का कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि इसमें हमें क्या कुछ पता चलता है स्पाउस के बारे में। ठीक है, सो देखिए, अगर स्पाउस के बारे में अगर कोई बोलता है कि आपकी स्पाउस ये करेगी, आपकी स्पाउस ऐसी रहेगी, तो पहली चीज़ तो वो स्पाउस के चार्ट से पता लगता है। लेकिन स्पाउस आपके चार्ट में क्या बोलता है, आपका अगर सप्तम घर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो इन जनरल आपको जो स्पाउस की जनरल हैप्पीनेस होती है वो काफ़ी बेटर मिलती है। मतलब शादी का जो घर अगर हम बोलते हैं वो सिर्फ एक सप्तम स्तर से नहीं देखा जाता, बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो सप्तम घर स्पेसिफिकली होता है वो सातवां घर कहीं ना कहीं उस दृष्टि को रखता है कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी जाएगी। मान लीजिए कि सातवां घर आपका अच्छी तरह प्लेस नहीं है, ठीक है, उसमें दिक्कतें हैं या कोई ना कोई दोष ऐसा बन रहा है, तो सप्तम घर को ठीक करने के लिए काफ़ी सारे निवारण किए जाते हैं। मैच मेकिंग के अंदर भी इन जनरल भी अगर अपन देखें तो सप्तम घर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है, बट इसके साथ साथ में और भी घर ऐसे हैं जिनको हम देखना इंपॉर्टेंस होता है, बट सातवां घर सबसे ज़्यादा उसके अंदर इंपॉर्टेंस रखता है। जितना बेटर प्लेस सातवां घर होगा उतना ही शादी के अंदर प्रॉब्लम्स रिलेटिवली कम होंगी, ठीक है। जितना दिक्कत वाला सातवां घर होगा उसको निवारण करने के लिए उतनी ही ऊर्जा आपकी भी लगेगी, और जैसे जैसे आप उस ऊर्जा को ठीक करेंगे, उस एनर्जी को ठीक करेंगे, शादी में तनाव आना या शादी के बाद के अंदर कोई इश्यूज आते हैं उसको भी कम करने के पैरामीटर्स सातवें घर से देखे जाते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका सातवां घर जी, ठीक है। अब बात अपन करते हैं सातवें घर के अलावा कि और कौन सा घर है जो सातवें घर को इम्पैक्ट करता है जी। पहला है आपका लग्नेश, ठीक है, वो जो है आप खुद, अगर मान लीजिए आपकी खुद की ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं है तो आपके स्पाउस को एनर्जी कैसी जाएगी, ठीक है। दूसरी जो ऊर्जा आती है कुटुंब का घर, ठीक है, सेकंड हाउस जिसे अपन बोलते हैं, उससे अगर फैमिली की बात अपन करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पाउस भी फैमिली का ही पार्ट है। जितना बढ़िया अगर फैमिली का घर होगा उतना ही कहीं ना कहीं स्पाउस के ऊपर भी दृष्टि अच्छी जाएगी। फिर अपन बात करते हैं जनरल बात, फोर्थ हाउस हैप्पीनेस, जितनी आपकी जनरल हैप्पीनेस अच्छी रहेगी कहीं ना कहीं घर के अंदर सुख शांति, क्योंकि फोर्थ हाउस को अपन हाउस ऑफ होम भी बोलते हैं कई जगह, अगर घर के अंदर खुशहाली रहेगी, खुश शांति रहेगी तो सप्तम घर भी उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद आता है चिल्ड्रन की बात, उसे अपन बोलते हैं पांचवा घर, ठीक है। तो पांचवा घर जितना बेटर होगा उतना ही स्पाउस के साथ और रिलेशन की दृष्टि भी अच्छी रहेगी, क्योंकि पांचवें घर को हम कहीं ना कहीं हाउस ऑफ लव भी बोलते हैं एक लेवल पे, ठीक है। तो जितना वो बेटर होगा कहीं ना कहीं सातवें घर के ऊपर भी दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठीक होती रहेगी। तो इसीलिए सातवां घर अकेला नहीं देखा जाता, सातवें घर के साथ हमको बाकी और भी घर देखने होते हैं
जी, सारे इंटरकनेक्टेड हैं अगर हम देखें तो एक साथ। बिल्कुल। तो रजत, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमने जान लिया स्पाउस के बारे में, जाना फैमिली के बारे में, जाना करियर के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि करियर के बारे में क्या कहता है, कौन सा घर है करियर का, कहाँ पर हमें, यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने की आवश्यकता रहती है अगर हमें करियर अपना बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाना है? तो देखिए, करियर को अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपन 10वां घर देखते हैं। ठीक है, 10वां घर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस करियर के पर्सपेक्ट से रखता ही है। उसकी प्लेसमेंट, उसका लॉर्ड कौन सा है, ठीक है, उसका प्लैनेट कौन सा है, उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। और उसके बाद कितना वेल प्लेस्ड है। अगर मान लीजिए कि मीन लगन की अगर हम बात करें, मीन लगन के बाद अगर मीन लगन का जो लॉर्ड है वो अगर आके आपके करियर हाउस पे आके बैठ गया, तो इन जनरल वो आपके करियर को कितना बेटर तरीके से प्लेस करेगा। जैसे बृहस्पति, अगर बृहस्पति आपके करियर हाउस पे आके बैठ गया तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करता है, करियर को उफान देता है, एज वेल एज कहीं ना कहीं बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके हाउस ऑफ इनकम पे भी आती है तो उसको भी उफान देता है। तो 10वां घर सबसे इम्पॉर्टेंट इधर ये रहता है कि भैया अगर करियर को हमको और बेटर करना है तो हम 10वें घर की तरफ किस तरह देखें। इसके अलावा करियर का एक और पैरामीटर होता है कि करियर तो चलिए हमारा एक सेट है, लेकिन करियर के साथ बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए लोगों के पास करियर हर किसी के पास होता है, ठीक है, लेकिन उस करियर से लोगों को बेनिफिट कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, कहते हैं कि मैं इस करियर में जाना नहीं चाहता था और लेकिन फिर भी मेरे पास रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मैं यही करना चाहता था लेकिन मेरे पास रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 11वां घर, क्योंकि 11वां घर होता है वो हाउस ऑफ बेनिफिट्स, वर्क एंड वर्क रिलेटेड बेनिफिट्स। ठीक है, जो मैं अपने करियर को जितना बेटर करूंगा उसके बाद मेरे को उसके रेस्पेक्ट में बेनिफिट तो मिले। मान लीजिए कि किसी का प्रमोशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो करियर वेल प्लेस होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही वेल प्लेस आपका 11वां घर मतलब करियर रिलेटेड बेनिफिट्स होने चाहिए। ठीक है, जितना हम उसको उफान देंगे, जितना हम उसको बढ़ाएंगे उतना ही कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा और करियर रिलेटेड बेनिफिट आएगा। लास्टली, जो करियर के साथ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को विदेश यात्रा करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे करियर के बेस पे मैं विदेश जाऊँ और विदेश के अंदर मैं अपना करियर सेटल करूँ। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे करियर रिलेटेड एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके हाउस ऑफ ट्रैवल के ऊपर भी दृष्टि डालती हैं। जो 12वां घर होता है इसे अपन हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम हाउस ऑफ हॉस्पिटल भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, पुलिस, या जैसे अपन इन जनरल बोलें कोई भी नेगेटिव चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6, 8वें और 12वें घर की बात करते हैं। लेकिन 12वां घर होता है जैसे हॉस्पिटल या कहीं दूर चले जाना, फैमिली से दूर चले जाना, तो उस जगह हम 12वें घर की बात करते हैं। लेकिन अगर करियर पर्सपेक्ट से बात करें तो 10वां और 12वां घर की दृष्टि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इस बेस पे इंसान करियर को और इंडिया के बाहर या किसी भी विदेश जगह जाकर वहाँ पे सेटल हो सकता है। जी रजत, आपसे और भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आपसे बात करने को बहुत उत्साहित हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। रंजीत जुड़ गए हैं दिल्ली से, बहुत स्वागत है रंजीत आपका। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1986 है। जी, बर्थ का टाइम आपका? टाइम 12:50 जी, बर्थ का प्लेस क्या है आपका? दिल्ली। दिल्ली। जी रंजीत जी, क्या प्रश्न है आपका? अस्थमा की प्रॉब्लम है पिछले 4 साल से। जी पहले तो रंजीत जी आपका स्वागत है। जी पहले तो रंजीत जी आपका स्वागत है। जी सो रंजीत जी, आपको दमा की प्रॉब्लम है, राइट? जी जी और ये लगता है आपकी जो दमा की प्रॉब्लम है पिछले 5 से 6 साल में ज़्यादा बढ़ी है। जी जी, और जो दमे की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट भी एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। तो पहली चीज़ तो आपका जो महादशा चल रही है वो भी शुक्र की चल रही है, ठीक है, उसके अंदर शनि अभी है, फिलहाल रिलेटिवली थोड़ा रिलीफ होना चाहिए। बट जितना भी दिक्कतें आपको आई हैं एयर एलिमेंट्स को लेकर आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे आती है, केतु की दृष्टि भी आपके लग्न पे आती है। ये दोनों ही दृष्टियाँ थोड़ी सी इतनी खास नहीं बनती हैं, इनको निवारण करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे मैं आपको बोलूँगा कि हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो एक पन्ने का धारण करें, ठीक है, और नाना करते हुए पहले तो आप लाल रंग और पीले रंग से थोड़ा सा दूर रहें। कहीं ना कहीं कलर थेरेपी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बाकी एक अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं आपका जो मरकरी है वो आपके हेल्थ को ठीक करता है, तो एक पन्ने का धारण ज़रूर करें।
जी, उम्मीद करते हैं रंजीत जी उपाय आपको मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये उपाय अपनाएंगे, छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं। हो सकता है कि आपकी जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे कि रजत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने न जाने कितने लोगों की समस्याओं का समाधान उन्हें दिया है और उन्हें बहुत ही कम समय में रिजल्ट भी मिले हैं। तो निश्चिंत होकर इस उपाय को अपनाइए और देखिए किस तरह से चुटकियों में आपका अस्थमा गायब हो जाएगा। लेकिन समय लगता है हर चीज़ के लिए, तो धैर्य आपको रखना चाहिए। जो रत्न आपको बताए गए हैं उसको भी काम करने में थोड़ा समय लगता है, तो उसको भी आप ध्यान रखें। तो रजत जी आपसे बात कर रहे थे, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी आप 8वां और 9वें घर के बारे में और बताएं। वो रह गए हैं, उनके बारे में और डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी कि ये क्या कहते हैं। देखिए 8वां जो घर होता है, काफ़ी लोग उससे बोलते हैं हाउस ऑफ एजिंग। काफ़ी लोग क्या, इन जनरल भी उससे बोलते हैं हाउस ऑफ एजिंग। ठीक है, उम्र कैसे बढ़ रही है, क्या आप अगर फीमेल्स की बात करूं तो उनका सबसे पहला सवाल ये रहता है, क्या मैं ग्रेसफुली एज करूंगी नहीं करूंगी। ठीक है, मेरी एज कितनी लंबी है और कई आयु छोटी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भैया कोई ऐसी कोई घटना हो जाए या हॉस्पिटल के चक्कर तो ऐसे नहीं कट रहे। तो कहीं ना कहीं 8वां जो घर होता है जिसे अपन बोलते हैं हाउस ऑफ एजिंग, इसके अलावा इस घर को हम बोलते हैं हाउस ऑफ हिडन थिंग्स अंडर द अर्थ। ठीक है, और या तो अपन बोल सकते हैं कोई चीज़, कोई ऐसा ज्ञान जो लोगों को, सामान्य लोगों को नहीं पता हो, उसकी दृष्टि भी इस घर से देखी जाती है। एज वेल एज कहीं ना कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट की दृष्टि भी इस 8वें घर से देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, या सर्जन की बात करें, ठीक है, क्योंकि सर्जन क्या करता है, सर्जन भी किसी ना किसी बॉडी को खोल रहा होता है, वो विज्ञान किसी चीज़ को खोल के और उसके अंदर जाता है। रिसर्च की बात करी जाए तो 8वां घर उस जगह बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउस नंबर 9 की। तो हाउस नंबर 9 जो होता है वो हाउस ऑफ रिलीजन होता है, हाउस ऑफ लक होता है। इन दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इस घर से देखी जाती हैं। अगर ये दोनों वेल प्लेस्ड हैं तो इंसान काफ़ी ज़्यादा भगवान के ऊपर आस्था वास्था रिलेटिवली ज़्यादा रखता है। लक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, भाग्येश की हम बात कर ही रहे हैं। जितना बेटर लक होगा उतनी चीज़ें सरल हो जाती हैं, तो इस घर से उस चीज़ को देखी जाती है। कुछ पैरामीटर में हाउस नंबर 9 काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स इसको हाउस ऑफ फादर भी बोलते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हाउस नंबर 10 को हाउस ऑफ फादर बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों का जो कंजंक्शन है वो एक फादर की एनर्जी को भी उतना ही उजागर करता है। हाउस ऑफ मदर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप हाउस नंबर 4 की तरफ से देख सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी पूरी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इन 12 घरों की इतनी ही इंपॉर्टेंस है, हर घर की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी आपके लग्नेश की है, जितने आपके पंचमेश की है, जितने आपके नवमेश की है। ठीक है, और इसी तरह से आप एक कुंडली का अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ साथ के अंदर अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। किसी एक प्रॉब्लम, किसी एक एरिया को देखकर, किसी एक पर्टिकुलर हाउस को देखकर आप उसके निवारण करके चीज़ों को, अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। तो रजत आपने बताया, वैसे बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो हमें इस तरह से डिटेल में चीज़ें बताते हैं। कुंडली के बारे में आपने बताया, हमें, मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हैं उनको क्लियरिटी तो मिल रही होगी, लेकिन फिर भी वो और भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो आपसे कांटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, कांटेक्ट के लिए एक नंबर यहाँ पे है। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुंडली से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप इस नंबर पर डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकायदा रत्नों के बारे में अगर जानना चाहें तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जी, तो कोई भी समस्या है, मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी, आपके मन में कोई भी प्रश्न है आपकी कुंडली को लेकर, जेम्स को लेकर, राशियों को लेकर, घरों को लेकर, जो हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं उनको लेकर, तो बेझिझक होकर इन नंबर्स पर कॉल करें। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं रजत जी की और उनसे आप बात कर सकते हैं और डिटेल में अपनी समस्या बता सकते हैं। इनके साथ में बात करने का एक और फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ, सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है और कहीं भी डेटा शेयर नहीं होता। तो निश्चिंत होकर अपनी सारे मन में जो भी चीज़ें हैं हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बता पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम हर किसी को नहीं बता पाते। एक अच्छा और विश्वसनीय एस्ट्रोलॉजर हमें इसके लिए आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप बेझिझक होकर रजत जी से कांटेक्ट करें और उनसे बात करके अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में एक बार फिर अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। रजत, आपसे हम बात कर रहे हैं कुंडली के घरों के बारे में, आपने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें, अगर मैं कुंडली अपनी नहीं देख रही हूँ, तो क्या मैं अपनी जो सिचुएशन है
अगर मैं जो भी कोई भी पर्सन है जो जॉब कर रहा है या जिस भी क्षेत्र में है, या उनका जो है अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशन है, बच्चों के साथ जो रिलेशन है, उसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि इनके किस घर में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, या वहाँ पर क्या करना है कि जो रिलेशंस है, सिचुएशंस है, बेटर होने लगे। क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल। सो अगर हम बच्चों की बात करें, ठीक है, बच्चों के साथ बनना, बच्चों के साथ बिगड़ना, या स्पाउस के साथ बनना, स्पाउस से बिगड़ना, तो यहाँ पे हम पंचम और सप्तम घरों की डेफिनेटली बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि भाई आपकी महादशाएं कैसी चल रही हैं, अंतर्दशाएं कैसी चल रही हैं, आपके समय जो है आपका वो किस ऐसे स्तर से गुजर रहा है जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स इन जनरल आ रही हैं, ठीक है। अब महादशा की अगर जहाँ तक बात करी जाए, महादशा का क्या मतलब होता है? महादशा, महा का मतलब होता है बड़ा, दशा मतलब टाइम पीरियड, बड़ा टाइम पीरियड। तो जितना बड़ा टाइम पीरियड चल रहा है, तो जो प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उधर होती है। उस बेस पे देखा जाता है कि फैमिली जिसके अंदर बच्चे एज वेल एज स्पाउस पे क्या दृष्टियाँ पड़ रही हैं। अगर मान लीजिए कि जो सप्तम घर है उसके अंदर दिक्कतें हैं, फायर एलिमेंट ज़्यादा हो रखा है, इमोशनल एलिमेंट्स रिलेटिवली डाउन हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वाइफ के साथ थोड़ी अनबन या हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए बाकायदा तरीके होते हैं। देखिए, पहली चीज़, हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। इन जनरल भी अगर देखा जाए, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो आपस में ऊर्जाएं इन जनरल एक्सचेंज करते हैं। एक घर के अंदर कितने भी लोग रहते हैं, सब आपस में एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो अगर उस घर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बनती तो कहीं ना कहीं घर के अंदर वास्तु दोष भी प्रॉब्लम बनती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कुंडली के बेस पे देखना चाहें तो सप्तम और पंचम घर को देखकर कहीं ना कहीं उन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर सप्तम घर के ऊपर फायर एलिमेंट रिलेटिवली ज़्यादा है, तो फायर के ऊपर अगर हमने कुछ ठंडा डाल दिया तो उससे आग नहीं बुझेगी, उससे स्टीम निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर गुस्सा आता है, कोई लड़ाई, अगर हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई चल रही है तो मोती पहना दीजिए तो शांत हो जाएगा, नहीं, ये सही नहीं है। उसके लिए सही रत्न का ही प्रयोग करना चाहिए। रत्न के अलावा अलग से रेमेडीज़ करनी चाहिए। जो रेमेडीज़ आप बेसिक नॉर्मली करते हैं अपने फायर एलिमेंट को, अपने अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए, बस वो रेमेडीज़ ही आपके लिए, आपके सफलतापूर्वक जो फैमिली लाइफ को ठीक करने के लिए ही रिक्वायर्ड है। जी, रजत, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ना एक और कॉलर अभी हमसे जुड़ गए हैं आपसे बात करने के लिए। हमारे सभी कॉलर बहुत उत्साहित हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अनुष्का जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है अनुष्का आपका। जी नमस्कार गुरुजी। हेलो अनुष्का, आप कैसी हैं आज? मैं बहुत अच्छी हूँ जी, बताइए अपना सवाल। जी, मुझे ना जानना था कि मैंने ना 2-3 व्यापार किया है, लेकिन वो दोनों में मैं असफल रही हूँ। कोई भी व्यापार मेरा चलता नहीं है। जी, उसके बारे में मुझे जानना था। आपका समय, डेट ऑफ बर्थ मेरा 2 फरवरी ओके 1988 है। ओके। जन्म मेरा सुबह के रात के 1:30 बजे हुआ था। ठीक है। और कहाँ पर? चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़। ओके। सो अनुष्का जी, पहली चीज़ तो आपका जो लग्नेश है, ठीक है, वो शुक्र बनता है, ठीक है। फाइनेंशियल्स की अगर बात करी जाए तो इस समय आपकी जो दशाएं चल रही हैं, पहले तो आपकी केतु की दशा, महारदशा चल रही है, जो इतनी खास नहीं बनती है। केतु की दृष्टि जो है वो हाउस ऑफ लॉसेस पे भी बैठी हुई है, एज वेल एज जो आपका हाउस ऑफ करियर है वहाँ पे चंद्र ऑल्दो स्वराशि का बैठा है, लेकिन फिर भी इतना अच्छी एनर्जी का नहीं बैठा हुआ। अगर फाइनेंशियल्स को ठीक करना है, पहली चीज़, आपका जिस जगह शनि बैठा है तीसरे घर के अंदर, उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। शनि तीसरे घर के अंदर आते ही कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी देता है कि आप अपना खुद का व्यापार कर सकें, ठीक है। जितना ही आप अपने शुक्र को स्ट्रेंथन करेंगे, जितना ही आप एक डायमंड का प्रयोग करें, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और जो आप व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप गारमेंट्स रिलेटेड अगर कोई व्यापार करते हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। एज वेल एज शनि की जो दृष्टि आती है वो पंचम घर पे, वो भी बहुत बढ़िया आती है। और शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लॉसेस को भी कवर करती है। तो अगर हो सके तो एक नीलम का भी धारण करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजत, आपका, आपने इनके प्रश्न का जवाब दिया। मैं बोलना चाहूँगी अनुष्का, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जो रेमेडीज़ बताई गई हैं आप उन रेमेडीज़ को अपनाएं। जो समस्या आपको आ रही है व्यापार करने में वो नहीं आएगी। नीलम को आप धारण कर सकती हैं। नीलम के लिए भी आप चाहे तो रजत जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपको कहाँ से रत्न लेना है, या फिर आप उनसे भी डायरेक्ट रत्न ले सकते हैं। और वहाँ पर आपको ये भी बताया जा सकता है कि रत्न की क्वालिटी आपके लिए क्या होनी चाहिए, कितने कैरेट का होना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप उनका अपॉइंटमेंट भी ले
सकती हैं। इसी के साथ में एक बार फिर से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। रजत, आपसे बात कर रहे हैं कुंडलियों के बारे में, कुंडली के ग्रहों के बारे में और घरों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं सभी घर, 12 घर जो बोलते हैं। आपने बताया कि हमें स्पाउस के जैसे कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं घर में, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, मोती पहना दो, वो नहीं करना है। स्टीम बनेगी तो स्टीम को कैसे रोकना है, आप ये बताइए। देखिए, हर चीज़ का एक इम्पैक्ट जो होता है वो पहली चीज़ तो आपके खुद के लग्न कुंडली से तो होता है, ठीक है। तो दोनों, पहली चीज़ अगर हस्बैंड और वाइफ की बन नहीं रही है तो पहली चीज़ तो अपने को अवॉइड ये करना चाहिए कि कभी ये ना बोला जाए कि भाई बेबी प्लान कर लिया जाए, क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ अगर आपस में नहीं बन रही है और अगर बेबी को प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो दृष्टि जाती है, ठीक है, वो भी थोड़ी अच्छी नहीं जाती, होने वाले बच्चे में दृष्टि अच्छी नहीं जाती। तो पहली चीज़ जो निवारण करने की बात आती है, दोनों के चार्ट्स को एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट बनता है। जिस तरह शुरुआत के अंदर मैच मेकिंग करी जाती है, इस अगर मैच मेकिंग नहीं भी कर रखी है तो इस समय भी आफ्टर मैरिज भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं और उस बेस के ऊपर अपन देख सकते हैं कि एनर्जी को इस तरह बैलेंस करा जाए, ऊर्जाओं को, दोनों की इंडिविजुअल ऊर्जाओं को किस तरह बैलेंस करा जाए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि किसी का बृहस्पति अगर ख़राब है तो उसको किस तरह ठीक करा जाए, क्योंकि बृहस्पति जिसे अपन बोलते हैं वह हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं, कहीं ना कहीं उस पर अच्छी दृष्टि उसकी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर सप्तम भाव के ऊपर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसको किस तरह ठीक करना है वो भी देखना होता है। मान लीजिए कि अगर हस्बैंड वाइफ ज़्यादा झगड़े करते हैं तो किसी अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक के पूर्ण अंगारक योग है तो उसको किस तरह कंट्रोल करा जाए, ठीक है। तो उस बेस पे रत्नों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस अगर हम बात करें तो पहली चीज़, अगर हस्बैंड वाइफ ना बन रहे हैं तो पहली चीज़ तो सबसे पहले उनको अपने घर का जो वास्तु है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष बनता है तो घर में अशांति तो उतनी ही रहती है। तो इस वजह से अपने को हर चीज़ का, हर एक फैक्टर को, मैटर सॉल्व करने के लिए हर एक एरिया को देखना पड़ता है। कुंडली को डेफिनेटली ठीक करना है, प्रॉब्लम्स का निवारण डेफिनेटली करना है, रत्नों को सही तरीके से पहनना है, एज वेल एज कहीं ना कहीं घर के वास्तु की एनर्जीज को भी ठीक करना है, सो दैट हस्बैंड वाइफ एक हार्मोनियस लाइफ जी सके। तो रजत, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें दे दी, लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ रेमेडीज़ तो बताएं कि अपने करियर को, अपने लक को या फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें हम। देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने आपको कोई रेमेडी नहीं बताई इधर, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि हर एक रेमेडी अलग है। हर एक इंसान को एक, अगर कोई भी रेमेडी दी जाती है वो बहुत सोच समझ के दी जाती है। जिस तरह एक पेशेंट को एक डॉक्टर एक मेडिसिन बहुत सोच समझ के देता है, अगर मैं आपको कोई भी रेमेडी इस तरह बता दूं वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाभकारी हो। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के ही हमको कोई रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। अगर इन जनरल कोई बेसिक रेमेडी अगर बताई जाए लक को, करियर को अगर स्टेबल करने के लिए, तो पहली चीज़, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, बिस्तर से ना उठें, नींद से जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हैं, पहली चीज़ अपने आप आँख खोल के 5-10 सेकंड रुकिए, ठीक है। अपने दोनों हथेलियों को ढंग से देखना है, घूरना है, ठीक है। जितनी आप देर तक उसे घूरेंगे, 10 से 15 सेकंड घूरने के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह मसलिए, ठीक है, और अपने चेहरे पे यूं करके लगाना है। इस तरह करके आपका जो लक है वो काफ़ी आपको फेवरेबल होता है और कहीं ना कहीं आपके हाथ की ऊर्जा आपकी बॉडी को और अपने मस्तिष्क को अच्छी मिलती है और आपका जो दिन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके लकी होता रहता है और आपको इसी तरीके से करियर में फ़ायदे भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच रजत, आपने इतना अच्छा हमें बताया, रेमेडीज़ बता दी कि, लेकिन उसके साथ भी आपने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है सारी रेमेडीज सबके लिए काम करें, लेकिन ये जो रेमेडी है वो सबके लिए काम करेगी। बिल्कुल, ये रेमेडी बिल्कुल सबके लिए काम करती है। और इन जनरल भी देखिए, हम पानी को इतना महत्व नहीं देते, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप इरिटेट ज़्यादा हो रहे हैं, आपका इमोशनल रिलेटिवली ज़्यादा डाउन हो रहा है, ठीक है, तो पानी का सेवन, बहुत ही सिंपल चीज़ है, पानी का सेवन बढ़ाइए। बॉडी के अंदर अपनी जो बॉडी है वो 70% पानी, कहते हैं जल तत्व की बनी हुई है। जैसे जैसे हम बॉडी के अंदर 2 से 3 लीटर का पानी कम से कम अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। तो ये भी एक रेमेडी है जो इन जनरल अगर हेल्थ ठीक करना हो तो पानी डेफिनेटली पीते रहिए और आप कम से कम दिन के अंदर 2 से 3 लीटर का पानी का सेवन ज़रूर करिए, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। जी, थैंक यू सो मच रजत, आप हमसे जुड़े और हमारे व्यूअर्स की समस्याओं का समाधान दिया। बहुत अच्छी बातचीत आपसे आज हो पाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। इस एपिसोड को आपको एक बार फिर से भी देखना है। आपको भी देखना चाहिए कि आपके घर में, आपकी कुंडली में कौन सा घर मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है। और अगर आपको उसके लिए रेमेडीज़ करानी है या कोई भी आपको उपाय चाहिए तो आप रजत जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।